हाय एवरीवन, वेलकम टू किपन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी जो साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले काफ़ी सारे पार्ट्स जो मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, आप विज़िट करके देखिएगा चैनल पे, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है और अपने थ्योरीज़ की भी। ठीक है, कि कौन कौन से जो टॉपिक है उसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उन चीज़ों को याद कर सकते हो, कौन कौन से मेन टॉपिक्स हैं, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो है अपलोड करी हुई है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, साइकोलॉजी की। ठीक है, सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रायल एंड द एरर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग वाज डेवलप्ड बाय। अधिगम का प्रत्ययन एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा विस्थापित किया गया है, विकसित किया गया है? तो किसने दिया है ट्रायल एंड एरर? इट इज़ गिवन बाय द E.L. थॉरनडाई। ठीक है, किसने दिया है? आपका थॉरनडाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक्स इज़। अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व पुस्तक के लेखक है। तो मोटिवेशन से रिलेटेड आपको क्या क्या याद आता है? अगर कोई पूछे कि मोटिवेशन से रिलेटेड आपको कोई थ्योरी याद है, तो यस, मोटिवेशन का एक तो साइकिल है। ठीक है, जिसको हमने कैसे याद करा हुआ है, अगर आपको याद हो, NDA करके। ठीक है, NDA करके, नीड, ड्राइव, अराउजल, जनरल अराउजल करके। ठीक है, थ्योरी लेक्चर्स में जाके आप देख सकते हो। उसके बाद एक मोटिवेशन का हायरार्की है आपके पास। ठीक है, जिसके ऊपर बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ऐसे हायरार्की कि ये हमारी फर्स्ट नीड होती है, फिर सेकंड नीड, थर्ड नीड, फोर्थ नीड, ऐसे साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड्स। ठीक है, ऐसे करके किसने दी थी? मैज़लो ने। ठीक है, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हो कैसा है, बाई लैंग्वेज करवाया मैंने, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम दोनों देख सकते हैं, मैंने चैनल में करवाया हुआ है मोटिवेशन टॉपिक, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस पे क्वेश्चन आते हैं आपको तो एज ए, या तो जैसे यहाँ पे देखो कैसा क्वेश्चन आया कि जो मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी बुक है वो किसने लिखी है? आपकी मैज़लो ने लिखी है। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है? मैज़लो की हायरार्की के ऊपर क्वेश्चन बनता है, या फिर आता है कि जो मोटिवेशन की हायरार्की है वो किसने दिया है? मैज़लो ने दी है। या फिर क्वेश्चन आता है कि जो मैज़लो की हायरार्की है उसमें लोएस्ट जो नंबर पे है वो कौन सी नीड होती है, या फिर वो पूछती है हाईएस्ट नंबर पे कौन सी नीड्स होती हैं। ठीक है, तो इन सारों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल पे विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे राइट आंसर है मैज़लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरमेंट बाय कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन। सतत जिसको CCA भी बोलते हैं, CCE। ठीक है, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन सतत विस्तृत आंकलन के द्वारा निम्नलिखित में से डैश का मापन किया जाता है। डैश का मापन किया जाता है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मक का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस, या फिर डेवलपमेंट ऑफ ए डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन का विकास, या फिर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज सर्वांगीण विकास। यही इसका जो CCA है हमारे पास, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंशन इवेल्युएशन, इसका जो मेन एम है वो क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, विच मीन्स कि जो स्टूडेंट है उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट चेक किया जाता है। वो स्पोर्ट्स में कैसा है, उसकी अटेंडेंस कैसी है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, वो स्टडी में कैसा है। ठीक है, टीचर्स के साथ बिहेवियर कैसा है उसका, बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, मतलब एक ओवरऑल पर्सनैलिटी को इसमें कैसे स्टूडेंट की जज करना है उसके बारे में बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट, दैट इज़ सर्वांगीण विकास। ठीक है, CCE आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। और एक बात, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा इन क्वेश्चंस का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे जाके मैसेज ड्रॉप करिएगा, मैं आपको जो ये PDF है ये प्रोवाइड करवा दूँगी। टेलीग्राम चैनल मेरा क्यूपन एजुकेशन करके ही बना हुआ है। ठीक है, सो हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देखे हुए हैं कहीं से भी, आपने पहले से पढ़े हुए हैं B.Ed में, बहुत अच्छी बात है, या और कहीं से भी देखे हैं, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूँगी कि आप पहले जो है इन क्वेश्चंस का PDF देखो। ठीक है, जो मैं ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो वहाँ से आप खुद तो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर तो आपके सारे क्वेश्चंस ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी उसमें जा रही है वे में।
अगर इन केस क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आप मेरा सॉल्यूशन देखो कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कहाँ पे आपने गलती करी है। तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपके पास कि आपको ये चीज़ें ना याद रहेंगी, ठीक है, कि मैंने वहाँ पे वैसा करा था। जब कोई ऐसा क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका गलत हुआ होगा, आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, तब आपको याद आएगा कि हाँ मैंने वहाँ पे ऐसा करा था, तब वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छी अप्रोच है ऐसे चीज़ों को याद करने के लिए, ठीक है। मतलब मेरे को लगता है मेरे साथ ऐसा था, बाकी आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द पाइनियर ऑफ ए क्लासिकल कंडीशनिंग? प्राचीन अनुबंधन के प्रवर्तक कौन थे? क्लासिकल कंडीशनिंग कैसे याद करा हुआ है हमने? CDS करके, ठीक है, CDS करके, या सॉरी नो CDS करके नहीं, CDP करके, वो दूसरी को करा हुआ है ORS करके। तो CDP करके याद, C से क्लासिकल कंडीशनिंग, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, P फॉर किसने दी है? पैवलो ने। और ये ऑपरेंट कंडीशनिंग किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट? रैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने दी है? स्किनर ने, ठीक है। डिटेल में मैंने थ्योरी लेक्चर्स में ये जो आपकी थ्योरीज़ है इनको बताया है, क्या क्या टर्म्स है, कौन से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, कैसे स्टिमुलस आता है, पुनर्बलन हमारे पास, उद्दीपक जो है, अनुबंधन, ये सारी चीज़ें क्या होती है डिस्कस करी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको पता है आपका जो रिज़ल्ट था लास्ट जो पेपर हुआ है बहुत ही लो गया है, उसका रिज़ल्ट 10% से नीचे ही है हर एक स्ट्रीम का। उसका जो रीज़न है ना, वो उसका रीज़न यही है कि बच्चे जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं। उनको लगता है कि अगर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे उनका पेपर क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एग्ज़ामिनर भी समझ रहा है कंपटीशन का लेवल बहुत हाई हो रहा है, आसानी से हर जगह आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो हर कोई उसको देख लेगा। तो एग्ज़ामिनर अब क्या कर रहा है कि जो टॉपिक है, जिस बच्चे ने टॉपिक पढ़ा हुआ है वो टॉपिक में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस डाल रहा है, ठीक है। तो वो आप तभी कर पाओगे अगर आप जो थ्योरी लेक्चर्स हैं उनको देखोगे, ठीक है। थ्योरी लेक्चर्स को देखो, खुद से नोट्स बनाओ, प्रिसाइज नोट्स बनाओ, छोटे से छोटे नोट्स बनाओ, क्योंकि जितने लेंथी नोट्स होंगे उसको रिवाइज़ करने में उतनी प्रॉब्लम्स आती है। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में जो हम नोट्स बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? पैवलो ने। और पैवलो कहाँ के साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे? रशिया के। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये पैवलो जो है वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट है? तो कहाँ के हैं? रशिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लर्निंग इज़ अ डेवलपमेंट प्रोसेस इज स्टेटेड बाय। सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हम वो देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट आ गई है, ठीक है। जो ये क्वेश्चंस है ना इसमें न्यू टाइप्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कैसे उनको फ्रेम करना। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? तो इट इज़ गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय वुडवर्थ, ठीक है। किसने दिया था ये? वुडवर्थ ने। तो डेफिनेशंस को तो आज एज सच आप कहीं से लर्न तो नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको जितने आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वही है आपके पास, ठीक है। इनकेस अगर आपके पास कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करके कोई PDF है वो देख सकते हो, ठीक है। हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस एक्सपेरिमेंट बाय थोरनडाई वाज डन बाय, ठीक है। थोरनडाई ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग, ठीक है, थोरनडाई ने कौन सा है उनका प्रसिद्ध प्रयोग की बात करें हम, हमारे पास है ट्रायल एंड एरर। तो वो जो ट्रायल एंड एरर है वो किसके ऊपर करा था उनको इन्होंने? तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट है अपना ट्रायल एंड एरर, प्रत्ययन त्रुटि वाला सिद्धांत, वो कौन से एनिमल के ऊपर करा था, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओगे। इनकेस आपको नहीं पता चलता है तभी आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको आंसर बता दूंगी इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो यहाँ से अब ना थोड़े से न्यू क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके, राइट। सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये, न्यू क्वेश्चंस थोड़े से। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू इंक्रीज करेक्ट रिस्पॉन्स एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर? उचित व्यवहार और सही अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? मतलब अगर आप चाहते हो कि बच्चे के बिहेवियर में एक सही डायरेक्शन में, जो बच्चे का बिहेवियर है वो सही डायरेक्शन में जाए, तो इनमें से क्या करना चाहिए आपको? इग्नोरेंस बिल्कुल भी नहीं।
अगर आप अपने बच्चों को इग्नोर करोगे तो वो जो है वो एक तरह से हम बोल सकते हैं एक्सटिंक्शन की स्टेट की तरफ जाएगा, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्टनेस से भी नहीं। रिवॉर्ड से थोड़े टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो कि उसके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, बट वो मोनोटोनस आ जाएगा थोड़े टाइम बाद कि रिवॉर्ड ही मिल रहा है, यही चीज़ मिल रही है, क्यों करना है मैंने, छोड़ यार ये नहीं मेरे को चाहिए, ठीक है। बट प्रेज, प्रेज इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रशंसा, ठीक है। तो जब बच्चा जब कोई बच्चा एक काम करता है आप उसको प्रेज़ करते हो ना, तो जो ये प्रेज़ है ना, इट्स इंटरनल फैक्टर एक तरह से कि काम कैसे करता है, इंटरनली काम करता है। तो जब किसी को प्रेज़ दी जाती है ना, तो वो बच्चा बहुत अच्छे से एक तरह से मोटिवेट होता है और उसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स द करेक्ट रिस्पॉन्स वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। उसको ऐसे लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स को आपने प्रेज़ कर दिया, टीचर ने उसने अच्छे से रिस्पॉन्स करा एक ऐसी चीज़ को जो टीचर ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, राइट। तो क्या हुआ वहाँ से बच्चे को लगेगा, अगर टीचर ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, मतलब उसको प्रेज़ किया, हाँ वेरी गुड, ये तो हमने करा ही नहीं था, आपने फिर भी इसको आंसर किया, तो बच्चे में ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ मैं एक बहुत प्रायर हूँ सब में, कि मैंने बहुत अच्छी चीज़ करी है। तो उससे क्या होगा कि वो मोटिवेट होगा टुवर्ड्स दिस थिंग्स, कि वो नई नई चीज़ों को करेगा, कि जो टीचर्स भी नहीं करवा रहे उससे एडवांस लेवल तक चीज़ों को करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो प्रेज से क्या होता है कि टुवर्ड्स करेक्ट बिहेवियर जो है, रिस्पॉन्स की टुवर्ड्स उसका बिहेवियर इंक्रीज हो जाता है। तो राइट आंसर इज हियर प्रेज, प्रशंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर एंड इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। देखो एक ही टॉपिक से दोनों क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक कम सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। एक कम सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। प्रियस मतलब कि विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सूक्ष्म अनुचित व्यवहार को कम करने के लिए, ठीक है। ओके, तो इसमें से प्रेज नो, रिवॉर्ड्स नो, स्ट्रिक्टनेस नो, इग्नोरेंस होगा, बट प्लान्ड इग्नोरेंस। राइट आंसर जो है ना इसका वो है प्लान्ड इग्नोरेंस। प्लान इग्नोरेंस का मतलब क्या है हमारे पास कि आप इग्नोर करोगे बट एक प्लान्ड वे में, मतलब आप बच्चों को इसलिए इग्नोर करोगे, जैसे आप चाहते हो कि कोई एक बच्चा जो है किसी हायर लेवल में आके क्या करे, बाहर निकले, ठीक है। तो अगर वो छोटी सी चीज़ को करता है, एक छोटी सी चीज़ को करता है, तो आप उसको प्रेज़ नहीं करोगे, इग्नोर करोगे जस्ट। तो वो ये सोचेगा कि हाँ मैंने ये छोटी चीज़ करी है, दैट्स वाई टीचर्स को अच्छी नहीं लगी है। तो वो क्या करेगा, एक बड़ी चीज़ करने की ट्राई करेगा, मतलब कि कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेगा। तो ऐसे इंक्रीज होंगी चीज़ें। तो वो प्लान्ड इग्नोरेंस, दैट इज़ प्लान्ड इग्नोरेंस, अनभिज्ञता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। अध्ययन का वह क्षेत्र जो कि चिंतन प्रक्रियाओं, जिसमें स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय आदि के निर्माण से संबंधित है, वह क्या कहलाता है। इट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी दी है, किसने दी है, वो जीन पियाजे ने, ठीक है, जीन पियाजे ने। 4 स्टेजेस की बात करिए, कैसे याद करा हुआ है, SPCF करके, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। संवेदी, मूर्त संक्रियात्मक, संक्रियात्मक और यहाँ पे औपचारिक, ठीक है। एजेस के बारे में बताया हुआ है, आप देख सकते हो विजिट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है। आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा के जनक कौन है। तो आनुवांशिक ज्ञान मीमांसा, दैट इज़ योर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, इसके फादर जो हैं वो है आपके जीन पियाजे, ठीक है। कौन है, जीन पियाजे, जीन पियाजे। नेक्स्ट है हमारे पास पैडागोजी इज़ अ स्टडी ऑफ, शिक्षण शास्त्र डैश का अध्ययन है। तो किसकी स्टडी है, टीचिंग मेथड्स की, हाउ अ पर्टिकुलर टीचर टीचर्स विद अ पर्टिकुलर टीचिंग मेथड इज नोन एज अ पैडागोजी, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ अ टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों की
अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? शिक्षण शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, कुंठा आक्रामकता परिकल्पना was developed by social learning theorist? No. Assume that frustration produced aggression. Assume that aggression is basic instinct? No. आधारभूत स्वाभाविक परिवृत्ति तो नहीं है ये। Claims that frustration and aggression are both instinctive? बिल्कुल भी नहीं, स्वाभाविक तो नहीं है ये हमारे पास फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन जो है। बट अज्यूम दैट फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस्ड एग्रेशन, ये मानती है कि जो कुंठा है आक्रामकता को उत्पन्न करती है, फ्रस्ट्रेशन से हमारे पास एग्रेशन आती है। तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि आपके पास न्यू क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ट्राई करना है आपको न्यू क्वेश्चंस को अप्रोच करने की। ठीक है, थ्योरी जो है आपके साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है वो तो क्वेश्चंस आप कर ही लोगे, पर आपको ऐसे क्वेश्चंस भी करने हैं। देखो जो ये जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्रेशंस के ऊपर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अब। इन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, देखो जब भी आप क्लासिकल देखते हो, क्लासिकल या हिंदी वाले बच्चे प्राचीन अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या याद आना चाहिए? CDP। ठीक है, CDP वर्ड याद करो। क्लासिकल कंडीशनिंग डॉग के ऊपर पैवलो ने दी थी। ठीक है, देखो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे नहीं है, अब ये थ्योरी के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, इसीलिए आपको थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें क्या होता है हमारे पास, जैसे अनअनुबंधिक उद्दीपक होते हैं, अनअनुबंधिक अनुक्रिया होती है, अनुबंधित उद्दीपक होते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया होती है। ठीक है, कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल में जानना चाहते हो तो साइकोलॉजी की जो सीरीज़ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं जस्ट आपको आंसर बताने वाली हूँ। दैट इज़ नेचुरल एंड अनलर्नड रिएक्शन टू अनकंडीशनल स्टिमुलस, कि आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया गया है, अनअनुबंधिक आप जब भी कोई स्टिमुलस देते हैं, ठीक है, जैसे उसके लिए स्टिमुलस क्या होता था, डॉग के लिए फूड रख दिया ना, तो वो फूड है एज अ स्टिमुलस काम कर जाता था। तो रिस्पॉन्स क्या आता था कि सलाइवा जो है वो क्या आता था, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सिक्रीट करता था, तो वो रिस्पॉन्स। तो जब भी हम स्टिमुलस देते हैं तो क्या आएगा, रिस्पॉन्स। तो अब रिस्पॉन्स तो यहाँ पे भी है, रिस्पॉन्स तो यहाँ पे भी है, तो वो अनलर्नड रिएक्शन है, मतलब वो लर्नड रिएक्शन नहीं है, नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल स्टिमुलस दी गई है। तो नेचुरल स्टिमुलस से हमें, नेचुरल स्टिमुलस अनकंडीशनल स्टिमुलस को बोलते हैं, तो उससे हमें अनकंडीशनल रिस्पॉन्स ही मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अनअनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, कंडीशन स्टिमुलस कौन सा होता है हमारे पास, जैसे वो बेल होती है। ठीक है, तो उससे जो डॉग होता है वो, उसको पता चल जाता है ना कि जैसे ही बेल बजती है तो वो क्या करता है, अपनी हम बोलते हैं कि सलाइवा सिक्रीट करता है। रिस्पॉन्स दोनों में ही सेम है, बट क्या है कि स्टिमुलस अलग अलग है, एक जगह अनकंडीशन है जिसको नेचुरल भी बोलते हैं, और एक जगह कंडीशन है, बेल हो जाती है जो हमारी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस थ्योरी में किसने दी थी, P4 पैवलो ने, इवान पैवलो ने, जो कि हमारे कौन से कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, रशिया के। ठीक है, कहाँ के, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, CDB करके याद करा हुआ है ना इसको। नेक्स्ट है एडवर्ड ली थॉरनडाई। एडवर्ड ली थॉरनडाई द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो इसमें से कौन सा लॉ जो है थॉरनडाई ने दिया है, तो इट इज़ द लॉ ऑफ लर्निंग। 3 लॉ दिया है इन्होंने, लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ रीडीनेस, ठीक है, लॉ ऑफ रीडीनेस और लॉ ऑफ प्रैक्टिस, प्राइमरी लॉज हैं जो ये। लॉ ऑफ प्रैक्टिस हिंदी में तत्परता और अभ्यास, और ये अधिगम का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इनको भी हमने डिटेल में स्टडी करा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षात्मक मनोरचना नहीं है। अब अगर कोई पूछे व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, तो अगर हम बोलें इस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में ना, ये क्या है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे जो एंग्जाइटी होती है हमारी, ठीक है, अनएक्सेप्टेबल्स इम्पल्स होते हैं। एंग्जाइटी मतलब जिसको, एंग्जाइटी तभी होती है ना कि जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो,
आपने जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, उससे हटके कोई चीज़ हो गई है, तो आपका एंग्जाइटी होगी ना कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को, एंग्जाइटी को, अनएक्सेप्टेबल जो आपके इम्पल्स है उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो वो बताया गया है आपके डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, मतलब आप अपने माइंड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंग्शियस थॉट और फीलिंग से। मतलब ये जो एंग्जाइटी आती है जिन वजह से बार बार ओवर थिंकिंग करके, है ना, उसको कैसे आप अपने माइंड को उस चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें डिफेंस मैकेनिज्म में बताई गई हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया है, तो डिफेंस मैकेनिज्म आपका दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड और इनकी डॉटर है अन्ना फ्रॉइड एंड हिज डॉटर अन्ना फ्रॉइड। ठीक है, तो इन दोनों ने दिया है। तो इट इज़ अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये नया क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन पहले कभी फ्रेम ऐसा नहीं हुआ, मतलब हुआ तो है यहाँ से, बट आपको न्यू चीज़ पता चली है। इससे पहले आपको पता था कि सिगमंड फ्रॉइड ने 2 थ्योरीज दी है, मनोविश्लेषणवाद की, साइको एनालिटिक्स इसको बोलते हैं, या डायनेमिक भी बोल देते हैं, या फिर मनो लैंगिक वाली। ठीक है, साइको सोशल थ्योरी वाली, एनल एथल वो फेलिक स्टेजेस, लेटेंसी स्टेजेस जिसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, डिटेल में हमने पढ़ी हुई है ये चीज़ें सिगमंड फ्रॉइड वाली थ्योरी में। पर एक और चीज़ सिगमंड फ्रॉइड से रिलेटेड आ गई, दैट इज़ डिफेंस मैकेनिज्म। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें प्रोजेक्शन भी होता है, रिग्रेक्शन भी होता है, सब्लिमेशन भी होता है, बट इंटीग्रेशन, ये ना वर्ड गलत लिख दिया, इंटीग्रेशन नहीं आएगा, इट इज़ अ इंटीग्रेशन, या इसको एसोसिएशन भी बोलते हैं, मतलब जुड़ना, चीज़ों का जुड़ना। तो ये इनके स्टेप्स में, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म में ये चीज़ नहीं आती, अंतकरण जो है ये नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, डैश आर द बेसिक बायोलॉजिकल यूनिट्स दैट ट्रांसमिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जनरेशंस टू द नेक्स्ट। आधारभूत जैविक इकाइयां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक विशेषताओं को संचारित करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, जीन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हेरिडिटी। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता, आनुवंशिकता। और अगर कोई पूछे फादर ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, आपके आनुवंशिकता के जनक कौन है, ठीक है, जनक या फिर फादर, वो है हमारे पास मेंडल, जॉर्जर मेंडल, जॉर्जर मेंडल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first attempt to measure intellectual abilities were made by, बौद्धिक योग्यताओं के मापन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, बट आपको ये नहीं पता कि वो वाला क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम हो सकता है, क्योंकि आपने ऐसे पढ़ा होगा फर्स्ट आईक्यू जो टेस्ट है वो किसने दिया है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ये कि फर्स्ट आईक्यू टेस्ट जो है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट जो है वो किसने दिया था, मतलब कि आपकी अगर हम बात करें बुद्धि लब्धि बोलते हैं ना इसको, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसने दिया था। अब झट से वेट अ मिनट, तो आप झट से आंसर कर दोगे कि किसने दिया था। इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड बायनेट। ये बोलोगे आप, किसने दिया था, एल्फ्रेड बायनेट ने। तो ये भी क्वेश्चन यही है। ठीक है, यहाँ पे उसने इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ बोल दिया, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में आएगा तो वही ना कि बौद्धिक योग्यताओं का, तो किसने दिया, एल्फ्रेड बायनेट। सी, साइमन भी है इनके साथ, कई जगह ये साइमन भी लिख देते हैं, तो एल्फ्रेड बायनेट एंड साइमन, एल्फ्रेड साइमन, दोनों ने अगर एक ही लिखा है तो हम एक ही इस पे राइट आंसर करेंगे। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बाकी यहाँ पे दिया हुआ है टर्मिन, तो टर्मिन से रिलेटेड आपको क्या याद आता है, तो जो आईक्यू का फॉर्मूला है आपका, क्या होता है आईक्यू का फॉर्मूला, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, किसने दिया है, वो टर्मन ने दिया है। और जो इंटेलिजेंस का टेबल बना हुआ है ऐसे करके कि अगर आपकी 100 से 110 है, 100 से कितनी भी है 140 है, तो ये जो टेबल ये भी किसने दिया है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन बाय द लुइस डैमर। ठीक है, और अगर कोई पूछे कि जो ये आईक्यू टर्म है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार फ्रेम होता है, आईक्यू टर्म है, तो ये आपकी दी है विलियम स्टर्न ने। किसने दी है, विलियम स्टर्न ने। ठीक है, आईक्यू टर्म विलियम स्टर्न ने दी है, फर्स्ट आईक्यू टेस्ट बायनेट ने दिया है, और जो आईक्यू फॉर्मूला है वो टर्मन ने दिया है।
ठीक है, तो IQ से रिलेटेड ही हमारे ये तीनों साइकोलॉजिस्ट हैं, पर किसने क्या दिया है वो ध्यान में रखनी है वो चीज़ें, राइट। देखते हैं अब अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंट्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ देयर चिल्ड्रन इज़, माता पिता का उनके बच्चे के व्यक्तित्व पर प्रभाव डैश है, नॉन एग्जिस्टेंस, नो, कैसा बिहेव करते हैं। बोलते हैं ना कि बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं बिहेवियर जो है आपका उनके ऊपर पड़ता है, मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है, इन्फ्लुएंस जो है वो होता है। तो नो एग्जिस्टेंस तो नहीं बोलते हैं। वीकेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, कंसिस्टेंस अक्रॉस द लाइफ, संपूर्ण जीवन विस्तार में सुसंगत रहता है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट इसका जो राइट आंसर है, स्ट्रॉन्गेस्ट इन अर्ली चाइल्डहुड, कि जो ये अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है, अगर हम एज की बात करें, इट वाज दैट 2 to 5 ईयर्स, ठीक है, 2 to 5 ईयर्स जो होता है हमारा पीरियड, उस टाइम सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों को पेरेंट्स का, ठीक है, सबसे ज़्यादा वो कैसे बिहेव करते हैं उसका, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे। तो इट इज़ अ राइट आंसर इज़ हियर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रांगली इन अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था में मजबूत, ठीक है, क्या हो जाता है, मजबूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनोजाइगोटिक इज टू डैश ट्विंस एंड डाइजाइगोटिक इज टू डैश ट्विन। एक युग्मी एक प्रकार के डैश जुड़वा है, जिस प्रकार द्विजातकीय डैश जुड़वा है। तो मोनोजाइगोटिक का मतलब है कि उसमें एक ही टाइप के वो आते हैं हमारे पास। अगर हम बोलें कि जाइगोटिक कैसे, जाइगोट जो होता है मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक जाइगोट बनता है ना कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, बायो वाले बच्चे तो जानते होंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन से कॉम्बिनेशन से एक सेल बनती है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। अगर वो मोनोजाइगोटिक होगी तो ट्विन्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल मतलब कि समरूप। अगर वो डाइजाइगोटिक होगी, डाइजाइगोटिक मतलब दो तरह के जाइगोट फॉर्म होंगे, ठीक है, तो वो फ्रेटर्नल होती है, भ्रातृ, ठीक है, क्या होती है, भ्रातृ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टिव टेस्ट क्लेम्स, यहाँ पे प्रोटेक्टिव की जगह ना आपका प्रोजेक्टिव आएगा, ठीक है, प्रोजेक्टिव टेस्ट आएगा, प्रोजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे प्रक्षेपण लिखा है ना, तो प्रक्षेपण हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट क्लेम टू रिवर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट, प्रक्षेपण परीक्षण किस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का दावा करते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है ये हमारे पास, अगर हम बात करें, ये हमारे पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। कैसे टेस्ट हैं ये, पर्सनैलिटी टेस्ट है, ठीक है, कैसे टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। जैसे आपका टैट, TAT टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, ठीक है, वो भी पर्सनैलिटी टेस्ट है। जो किसने दिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, मॉर्गन और मोरे ने दिया था, ठीक है। तो इट इज़ अ टेस्ट दैट इज़ रिस्पॉन्स ऑफ इंडिविजुअल, कि उसके सामने कोई चीज़ रखी जाएगी, वो कैसे रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मतलब कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, इट इज़ दैट वन टाइप ऑफ ए पर्सनैलिटी दैट डायग्नोसिस रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल, कि उनके सामने जो एक स्टिमुलस रखी गई है, दीपक रखा गया है, उससे रिलेटेड वो कैसे इन्फॉर्मेशन देता है, उससे फिर उसकी पर्सनैलिटी और करेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैसा, एक तरह से अगर हम बात करें, इट इज़ अ अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, नॉट इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट, कैरियर एप्टीट्यूड, पेरेंटिंग स्टाइल कुछ नहीं है हमारे पास, इट इज़ अचेतन प्रक्रिया, अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है, कैरियर बिल्कुल भी नहीं है, पेरेंटिंग स्टाइल भी नहीं है, इट इज़ अनकॉन्शियस प्रोसेस, ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ऑफ ए स्टूडेंट, ठीक है, लाइक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, कैट होता है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे हमारे प्रोजेक्टिव टेस्ट के अंडर आते हैं, ठीक है। इनको डिटेल में जानना चाहते हो तो पर्सनैलिटी जो टॉपिक है उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, क्या है पर्सनैलिटी, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट, ग्रुप में, पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, सारा मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, आप देख सकते हो चैनल में विजिट करके, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू आइजेनिक,
ठीक है। आइजेनिक ये किस 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 से रिलेटेड है हमारे साइकोलॉजिस्ट, ये हमारी इंटेलिजेंस से, ठीक है, बुद्धि से रिलेटेड है ये आइजेनिक। एक्सट्रावर्ट सीक्स टू डैश देयर अराउजल वाइल इंट्रोवर्ट सीक्स टू डैश देयर अराउजल, ठीक है। तो जो एक्सट्रावर्ट्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, तो वो अपने अराउजल को, ठीक है, अराउजल को, उत्तेजन स्तर को क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज। एंड देयर जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं, जो अपने आप में ही खुश रहते हैं, ठीक है, तो वो अपने अराउजल को डिक्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है एल्प्रोट। एल्प्रोट, एल्प्रोट कौन है हमारे पास? एल्प्रोट किससे रिलेटेड है हमारे, किसके फादर रहे हैं एल्प्रोट की बात करें अगर हम? सो जो एल्प्रोट है वो हमारे पास फादर ऑफ पर्सनैलिटी है, ठीक है। एल्प्रोट जो है, एल्प्रोट गार्डन जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास पर्सनैलिटी के फादर हैं, व्यक्तित्व के जनक। इन्होंने बुक भी लिखी हुई है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी, जो पर्सनैलिटी के ऊपर थ्योरी दी थी, तो उसमें इन्होंने 3 ट्रेड्स जो थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ठीक है। कार्डिनल, सेंट्रल एंड दैट सेकेंडरी, मूलभूत, केंद्रीय और द्वितीयक, ठीक है। प्रधान भी बोल देते हैं मूलभूत को, सेंट्रल केंद्रीय, सेकेंडरी को द्वितीयक, राइट। सेकेंडरी विशेषक, मतलब सेकेंडरी क्या बोलेंगे इसको, सेकेंडरी ट्रेड्स आपके जो हैं, तो इसके ऊपर इन्होंने काम करा था। तो डिटेल में मैंने बताया हुआ है आपको ये पर्सनैलिटी थ्योरी में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फ्रूइड। फ्रूइड फाउंडेड द डैश अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। फ्रूइड ने मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए डैश उपागम प्रतिपादित किया था। तो हमें तो याद है साइको एनालिसिस या साइको सोशल, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। तो साइको एनालिसिस को साइको डायनेमिक भी बोला जाता है, मनोगत्यात्मक व्यवहार, ठीक है, मनोगत्यात्मक। तो आपने अभी तक क्या देखा था, साइको एनालिसिस, बट इसको साइको डायनेमिक भी बोलते हैं, ठीक है। जो फ्रूइड ने अपना स्टडी करा था ह्यूमन बिहेवियर को, उसमें जो टर्म है वो कैसे उसको स्टडी करा था, कैसे लेके साइको डायनेमिक, ठीक है। क्या है आपके पास, साइको डायनेमिक। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन इन विच लर्निंग थ्योरी। व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, यह कथन अधिगम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो इट इज़ अ गलतियों से सीखता है, ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन नंबर सी किसने दी थी, ये थॉरनडाई ने, ठीक है। नेक्स्ट है डैश कॉम्प्लेक्स इज टू गर्ल एज अ डैश कॉम्प्लेक्स इज टू बॉय। कि जो गर्ल्स होती हैं ना वो अपनी अपोजिट सेक्स टू वर्ड्स क्या होती है, अट्रैक्ट, मतलब फादर से उनका ज़्यादा अटैचमेंट होती है। तो इस टर्म को सिगमंड फ्रॉइड ने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रा। और जो फादर होते हैं वो सॉरी बॉयज़ होते हैं, वो अपनी मदर टू वर्ड्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑडिपस। इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस, पितृ एंड मातृ, ठीक है, पितृ एंड मातृ, ठीक। उसके बाद है ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट इम्ब्रेस द आइडिया ऑफ। जो हमारे पास ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या आइडिया दिया था, मानवतावादी मनोवैज्ञानिकों ने डैश विचार को सम्मिलित किया था। तो उन्होंने एक तरह से क्या बोला था कि हर पर्सन है वो अच्छा है, एक तरह से फ्री विल, मुक्त इच्छा, ठीक है, किस चीज़ की, फ्री विल की। मतलब उससे बोला हर कोई पर्सन जो है वो गुड होता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। तो उन्होंने एक तरह से मुक्त इच्छा, फ्री विल के ऊपर काम करा था। इस विचार को उन्हें सम्मिलित किया था, फ्री विल, ठीक है। लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस है ये आपके, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। विच वन नॉट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है, क्रिएटिविटी, टॉलरेंस, थिंकिंग या फिर इमेजिनेशन। सो जो टॉलरेंस है हमारे पास, सहनशीलता, ठीक है, टॉलरेंस दैट इज़ योर सहनशीलता, वो हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्रिएटिंग, थिंकिंग और अपनी इमेजिनेशन ये हमारी रिलेटेड है किससे, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से, बस जो सहनशीलता है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट द प्री प्राइमरी स्टेज रीडिंग अलाउड वाइल राइटिंग इज गिवन इम्पॉर्टेंस, दिस इज बेस्ड ऑन अ डैश थ्योरी ऑफ लर्निंग।
पूर्व प्राथमिक अवस्था में लिखते समय जोर से पढ़कर बोलने पर बल दिया जाता है। ये अधिगम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशनिंग। ठीक है, कि बच्चे को कंडीशन किया जा रहा है, तो इट इज़ अनुबंधन। जोर जोर से पढ़ना, इट इज़ अ कंडीशनिंग, अनुबंधन थ्योरी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। बोथ द क्रोनोलॉजिकल एज एंड द मेंटल एज ऑफ प्यूपिल इज 7 years. ही मे बी क्लासिफाइड रेट ऑफ विच कैटेगरी। मतलब एक बच्चा है, उसकी जो शारीरिक और मानसिक आयु है वो क्या है हमारे पास एक तरह से इक्वल है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100, तो दोनों तो सेम है, 7 से 7 कट 100 चला जाएगा, तो 100 है, इट इज़ अ नॉर्मल इंटेलिजेंस। ठीक है, 100 से 110 तक हम क्या कंसिडर करते हैं, नॉर्मल। ठीक है, एवरेज इंटेलिजेंस होती है। इससे नीचे बिलो वाली आ जाती है, इससे ऊपर वाली जो हमारे पास अबव आ जाती है, फिर उसके बाद सुपीरियर देन जीनियस, ऐसे चलती है। टेबल मैंने करवाया हुआ है आपको इंटेलिजेंस में। ठीक है, तो आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इतने ही हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।